हेलो एवरीबॉडी। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको मैंने स्टडी किया है यहाँ पे एंड हमने देखा कि वो जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। एक टर्न अराउंड पोटेंशियल यहाँ पे नजर आता है कि नहीं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस एपिसोड के अंदर सबसे खास बात यह है कि हम इस एपिसोड में कंक्लूजन को भी डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचर को समझने के लिए एंड इसके बिजनेस को समझने के लिए। तो मुझे लगता है थंबनेल देख के आप यहाँ पे कंपनी का नाम तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कैंपस के बारे में। शुरुआत करते हैं यहाँ पे कंपनी के इंडस्ट्री एनालिसिस से, बिकॉज इंडस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग को क्लैरिटी है कि इंडस्ट्री बड़ी है तो हम लोग की पोजीशनिंग कहाँ पे ये हमें पता चल जाए तो हम देख सकते हैं कि हम लोग की कंपनी जो है वो कितनी ग्रो कर सकती है। इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स हैं समझने वाले। सबसे पहला है कि मार्केट कितनी बड़ी है। तो देखो यहाँ पे लास्ट ईयर इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ था इस पर्टिकुलर मार्केट में। ग्रोथ की बात करें तो लगभग 5% के आसपास का CAGR हमें यहाँ पर नजर आता है एंड 98% जो है ना वो यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड एथलीजर एंड बाकी सारे मार्केट से आता है। सिर्फ 2% सेल्स ऐसे हैं जो यहाँ पर लग्जरी मार्केट से आते हैं। हमारा कैंपस कहाँ पे फॉल करता है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पर अब एक पाई चार्ट आया होगा, उसमें आप देखेंगे कि मार्केट शेयर कितना है। रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है यहाँ पे 57% के आसपास उनके पास है। एंड अगर आप यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी देखोगे तो दैट इज मेट्रो ब्रांड्स एज ऑफ नाउ। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बाकी ब्रांड्स की भी बात करें तो उसमें रिलैक्सो है, बाटा है, रेडटेप है, कैंपस है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक बड़ी चीज ये समझे अगर हम लोग, तो फुटवेयर रिटेल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो 30% तक ऑर्गेनाइज्ड है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें जो रेस्ट ऑफ द मार्केट के प्लेयर्स हैं उसमें हमें देखने को मिलेगा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, अनलिस्टेड कंपनीज और लग्जरी ब्रांड। एक बड़ी चीज यहाँ पर ये भी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत बड़ी है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है? जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वहां पे जो माल बन रहा है एंड जो वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है शॉप्स पे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आपको समझना चाहिए अल्टीमेटली। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि भैया ये जो सामान है ये बिकता कैसे है। भाई ई कॉमर्स पे ज्यादा सेल्स आती है इस कंपनी की, या फिर सेल्स जो है वो दुकानों से ज्यादा आ रही है। तो ये चीज भी तो समझनी पड़ेगी। अगर यही नहीं पता चलेगा कि माल बिकता कहाँ से है तो पता कैसे चलेगा कि कंपनी पैसा डाल कहाँ रही है और वहां पे डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो आओ आज उसको समझते हैं। अब देखो इस डेटा को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल रिटेल से 70% जो है हमारे सेल्स आते थे, वाइल ई कॉमर्स से 16% सेल्स आते थे। एक्सपेक्टेशंस है कि 2025 तक आते आते ये सेल्स 22% जो है ई कॉमर्स से हो जाएंगे एंड ट्रेडिशनल रिटेल का पार्ट जो है वो 62% तक रह जाएगा। तो एक फैक्टर आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कंपनी को यहाँ फोकस बढ़ाना चाहिए। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कैंपस के अराउंड ही, कैंपस की सेल्स कहाँ से ड्राइव होती है। अब हम समझते हैं कि ये जो कैंपस है इसका कॉम्पिटिशन कौन कौन से ब्रांड्स है एंड ये जो है अपनी मैक्सिमम सेल्स कहाँ से ड्राइव करता है। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे डेटा आ रहा होगा। आओ थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं। अब देखो डेटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 48% जो इनके प्रोडक्ट्स है वो एंट्री लेवल है एंड उनकी प्राइसिंग बिलो 1000 है एंड 24% ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी यहाँ पर प्राइसिंग जो है अबव 1500 है या फिर एंट्री सेगमेंट है प्रीमियम के अंदर, वो इनके पास आज सिर्फ 24% ही है। सेल्स वाइज अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो FY19 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स 1500 से कम थे उनसे 31% आ रही थी एंड अभी वो ग्रो होकर यहाँ पे 47% तक जाती हुई नजर आई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है कि जो ग्रोथ है वो मेजर सेगमेंट से ज्यादा आ रही है। उसके ड्राइवर्स क्या है कि भाई इंडिया के अंदर जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसकी ग्रोथ अच्छी है एंड इंडिया का कंज्यूमर ओवरऑल अब यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। एंड देखो ये जो 1000 रुपए के नीचे के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप यहाँ पे कॉम्पीट कर सके अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। बट आप इनके सेल्स भी अगर देखोगे तो वो जो है यहाँ पे 47% से कम होकर 26% तक जाते हुए नजर आए, जो कि एक्चुअली में एक अच्छा पॉइंट है। अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चला? देखो हमें एक चीज पता चली कि इंडस्ट्री काफी बड़ी है, ग्रोथ वाली मार्केट है, कंपनी के जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी तरफ पे है एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। बट यहाँ पे कंपनी ने जो शिफ्ट भी लाया है ओवरऑल वो अगर आप देखोगे तो एक अच्छे लेवल पे लाया है, बिकॉज ये लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड एथलीजर पे। देखो इनका जो ब्रांड है वो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर में ही है एंड ये उस पर थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है।
अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस की तरफ। तो बिजनेस एनालिसिस में सबसे पहले समझते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, बिकॉज हमें अगर उसका आइडिया लगेगा तो हमें पता चलेगा कि ये कंपटीशन को कितना बीट कर सकते हैं, राइट। तो आओ स्ट्रेंथ समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इनकी, दैट दे हैव डिजाइन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस। देखो 300 प्लस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं यहाँ पे इन्होंने FY24 के अंदर। ये हर कोई ब्रांड नहीं कर सकता है, स्पेशली प्रीमियम ब्रांड्स ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है इनके पास में कि इनका जो प्रेजेंस है काफी ज्यादा वाइड है। उसमें भी अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कितने स्टोर्स खोले हैं, कितने स्टोर्स इनका टारगेट था, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पर समझो कि इनके जो फॉर्मेट्स है वो अच्छे हैं। 250 से ज्यादा यहाँ पे कंपनी के पास में EBOs है। EBOs होते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, एंड यहाँ पे 1300 से ज्यादा जो है LFS काउंटर्स है। LFS काउंटर्स होते हैं जिसके अंदर काफी सारे ब्रांड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि कंपनी के पास में की एडवांटेज क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कंपनी इन हाउस कर सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए कंपनी को बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आओ इस डेटा को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपर्स जो कंपनी बनाती है वो यहाँ पे आउटसोर्स्ड रहता है 81%। तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या समझनी है कि एक अपर्स ऐसी चीज है जिसके अंदर यहाँ पे कंपनी का बहुत ज्यादा खुद पे फोकस नहीं है। असेंबली ऑफ शूज यहाँ पे 100% इन हाउस होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब इनके पास में जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उसमें अपर जो होता है, जो जूते का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो कंपनी 81% बाहर से लेती है। अगर हम लोग शूज सोल की बात करें तो यहाँ पे 36% कंपनी खुद बनाती है, 63% वो भी सोर्स्ड होता है। असेंबली जो है कंपनी इन हाउस करती है। बट यहाँ पे एक फैक्टर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कंपनी इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा सके, अपग्रेड कर सके ना, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं CFA के अंदर जिसे बोलते हैं यहाँ पे पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर सप्लायर्स यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दें या फिर ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पे जो प्राइस हाइक आ जाए तो इनके मार्जिन्स भी इफेक्ट होंगे। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। देखो हमने काफी सारी जगहों पे ये भी देखा है कि बायर्स के पास में भी पावर होती है, बट वो उस केस में होता है जहां पर मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो, मतलब कुछ ही प्लेयर्स मार्केट में हो। यहाँ पर तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी इतने सारे हैं, बड़े ब्रांड्स भी इतने सारे हैं, तो यहाँ पे इनके पास में वो पावर नहीं होगी। एंड यहाँ पे जो पावर है वो सप्लायर्स के पास में ही है। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए। टेंशन मत लो, ये सारी चीजें हम लोग कंक्लूजन के पार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या समझते हैं। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के पास में करंटली ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन से हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स को हम लोगों ने इसमें क्यों डाला है, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी ऑडियंस को रीच करना चाह रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ पे इनके पास में बिग बजट होता और कोई बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, अगर इनके पास में इतना पैसा होता तो आप अल्टीमेटली समझो कि ये पूरी मार्केट को केटर कर रहे हैं। बट अगर आप इनके ब्रांड एम्बेसडर्स देखोगे तो वो है सोनम बाजवा, इसके अलावा किंग द सिंगर। तो यहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि ये जो मेजर टारगेट कर रहे हैं वो 25 वाली डेमोग्राफिक्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एंड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज वन ऑफ द की थिंग्स, बिकॉज यहीं से हमें पता चलता है कि भैया कंपनी जो है अपने धंधे को चला किस तरीके से रही है, कितना वैल्यू क्रिएट कर रही है, कितना वैल्यू फॉरवर्ड लुकिंग क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के कुछ मेट्रिक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिनमें से हम ध्यान देते हैं कुछ खास मेट्रिक्स पर। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस इंडस्ट्री के पी को। इंडस्ट्री का पी जो है यहाँ पे 70 के आसपास में है, वाइल यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉक के पी की बात करें तो हायर एंड पर है। दूसरी चीज जो काफी सारे जने बात ही नहीं करते हैं वो है एंटरप्राइज वैल्यू की। अब ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक बार को समझते हैं कि ये एंटरप्राइज वैल्यू बनता कैसे है। ये बनता है यहाँ पे मार्केट कैप से, इसके अलावा यहाँ पे डेट कितना है एंड फिर कंपनी का जो कैश है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज्यादा है तो आपको अल्टीमेटली ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट कैप और जो डेट है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली जो यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी है उससे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हमें समझनी पड़ती है। एंड अल्टीमेटली एंटरप्राइज वैल्यू देख के हमें ये समझ में आता है कि कंपनी के पास में आज उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप एंटरप्राइज वैल्यू को मार्केट कैप से मत कंपेयर करना। हाँ काफी सारे सिनेरियोज में आप कर सकते हो, मगर यहाँ पे करना जो है वो फ्रूटफुल इतना नहीं होगा। वो एक फैक्टर आपको समझना है। बट फंडामेंटल्स के अंदर सिर्फ वैल्यूएशन के मेट्रिक्स देखते हुए कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कंपनी जो है थोड़ी सी हायर प्राइस्ड है। बट हियर्स अ कैच, ये जो इंडस्ट्री है ना इसके अंदर हम लोगों ने देखा है दिस इंडस्ट्री इज नोन कि यहाँ पे हायर वैल्यूएशन प्रोवाइड की जाती है। जैसा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंडस्ट्री का पी खुद 70 पे चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिकॉज कंपनी जो मार्जिन है कंपैरेटिवली कम बनाती है एज कंपेयर टू देयर सेल्स ग्रोथ। तो वो एक फैक्टर है। ओवरऑल ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपैरेटिवली हायर पी रिवॉर्ड होता है, बट इस कंपनी का पी देखते हुए नजर आता है कि ये कंपैरेटिवली हायर साइड पे है इस समय। देखिए एनुअल लेवल पर सेल्स की बात करते हैं, उसके अंदर कंपनी ने 18.6
का CAGR अब तक अचीव करा है, डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। बट लास्ट ईयर्स के सेल्स थोड़े से हैम्पर हुए, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक है जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का कितना रहा है। आप एक चीज देखोगे कि एवरेज सेलिंग प्राइस में 6.3% का ग्रोथ है। अब ये जो है ग्रोथ मेजरली इन्फ्लेशन लिंक्ड रहता है। इन्फ्लेशन के भी जो डेटा होते हैं वो क्लोज टू 6 to 7% रहते हैं एंड वो भी ये चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो एंड देखो यहाँ पे अगर कंपनी प्रीमियम साइड पे जाती ना तो ये नंबर आपको और तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आता, वो हम लोग यहाँ पे मिसिंग देखते हैं। अब आते हैं इनके ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्यों। देखो सबसे पहले आप समझो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो इनका चैनल है उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है 65% की। एंड जैसा हम लोगों ने वो शुरू में डेटा भी देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड लुकिंग ई कॉमर्स है उसमें ग्रोथ ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेल्स। वो एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पे आपको पता चल रही है। कंपनी का D2C पे फोकस बहुत अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप चैनल देखेंगे तो उसमें सेल्स अल्टीमेटली कंपनी के कम हुए, जिसकी वजह से एनुअल लेवल पे भी फर्क देखने को मिला है। इसके पीछे एक और रीजन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे कंपनी का टोटल एड्रेसेबल मार्केट आ रहा हो, लगभग 70,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट है कंपनी का। डेफिनेटली साइज बहुत बड़ा है, जिसके अंदर से यहाँ पे ऑलमोस्ट $3 बिलियन जो है इंडियन SNA फुटवेयर से आता है, स्पोर्ट्स एंड एथलीजर से आता है, जिसके अंदर कंपनी हेवीली फोकस्ड है, बट दे आर एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एज वेल। अब आपके स्क्रीन पे इस कंपनी की एनुअल सेल्स आ रही होगी। देखो एनुअल सेल्स में ग्रोथ कंपैरेटिवली अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट लास्ट 1 ईयर अगर आप देखोगे तो सेल्स जो है यहाँ पे कंसोलिडेट हुए हैं एंड ग्रोथ नहीं आई है, वो एक फैक्टर समझना जरूरी है। सेकेंड चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, तो वो एवरेज अगर हम लोग कंपाउंड करें तो 25% के आसपास एंड लास्ट 3 इयर्स के अंदर लगभग 27% के आसपास हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली द नंबर्स लुक वेरी गुड है। ये एक अच्छा पॉइंट है कंपैरेटिवली एंड सेल्स ड्राइव जो हो रही है वो मेजरली यहाँ पे ई कॉमर्स से हो रही है। डेट की बात करते हैं कंपनी के बुक्स पे कितना है इस समय पे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आ रही होगी मिस्टर निखिल अग्रवाल की जो कंपनी के CEO है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने डेट पे अच्छा खासा फोकस किया है, काफी कम किया है डेट को। यहाँ पे लीज लायबिलिटीज जो है वही लगभग 153 करोड़ के अब रहते हुए मेजरली नजर आते हैं। बाकी कंपनी के पास में इतना सस्टेनेबल कैश फ्लो है कि ये डेट इन्हें प्रॉब्लम नहीं देगा। अब यहाँ पर रेशियोज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कंपनी के। एक चीज यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री डेज के केस में। लास्ट 1 ईयर इन्वेंट्री डेज हैव बीन वेरी गुड, बट अगर आप एवरेज देखोगे ना इस कंपनी के इन्वेंट्री डेज 200 के बिलो रहती थी, अभी 200 के ऊपर है। अगर कंपनी इसे मैनेज कर लेती है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट होगा। अब आप कहोगे यार गौतम कैश कन्वर्जन साइकिल तो यहाँ पे इंप्रूव हुई है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि भैया इन्वेंट्री डेज में प्रॉब्लम है। देखो कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुई है डेज पेबल की वजह से। मतलब ये जो है अपने उधार को धीरे चुका रहे हैं और इनके पास में जो पेमेंट आनी होती है वो जल्दी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुई है। बट आपको इन्वेंट्री पे मेजर फोकस करना होता है। इन्वेंट्री अगर कंपनी जल्दी घुमा सकती है ना तो वो इनके लिए ज्यादा अच्छा पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने यहाँ पे कंपनी को बिल्ड किया, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। एंड आज की डेट पे अगर हम लोग बात करें तो जो इनके बेटे हैं वो यहाँ पे कंपनी को संभाल रहे हैं। देखो यहाँ पे इनके सेल्स डाउन क्यों गए थे वो आपके स्क्रीन पर रीजन भी आ रहा होगा। अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो O2O चैनल जो कि होता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन चैनल, और दूसरा जो होता है यहाँ पे B2B चैनल, इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो भी काफी कम हुए थे लास्ट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बिकॉज कंपनी का जो यहाँ पर फोकस था वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहा था ऑन ई कॉमर्स साइड। स्टोर्स भी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, इनका टारगेट है कि हर साल यहाँ पे 100 स्टोर्स को खोले, बट लास्ट ईयर इन्होंने 65-67 के आसपास ही स्टोर्स को ऐड किया था। मैनेजमेंट ऑल्दो यहाँ पर कहती है कि हम फॉरवर्ड लुकिंग वापस से 100+ के नंबर को अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट आपको बड़ी चीज ये समझनी है कि वो नंबर अचीव होगा तभी ये सेल्स ड्राइव भी वापस समझ में आएगी। बेसिकली यहाँ पे ये जो एक एनवायरमेंट रहा था हाईली इन्फ्लेशन का, एंड सेकेंडली यहाँ पर जो एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इन टर्म्स ऑफ क्रंच रहा था ना, क्योंकि आप देखो बाकी कंपनीज भी देखो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही है उसके अंदर भी हम लोगों ने एक सेल्स डिले देखा, यहाँ पे भी हमें सेल्स डिले देखने को मिला। तो उसकी वजह से कंपनी ने एडिशनल कॉस्ट को अवॉइड करने की वजह से भी यहाँ पे नए स्टोर्स को ओपन नहीं किया, ऐसा मैनेजमेंट कहती है। हमें लगता है कि अगर ये नंबर वापस से बैक ऑन ट्रैक आता ना तो फिर वो कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट होगा। इनफैक्ट मैंने आपके स्क्रीन पे इस कंपनी का चार्ट भी डाला है कि टॉप से 65% डाउन ही मेजरली इस वजह से गया था, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी ज्यादा थे इस कंपनी के, एंड अभी जो है वो पहले से बेटर होने लगे हैं। यहाँ पे इनिशियली एक रिवर्सल देखने को जरूर मिल रहा है हम लोगों
लोग को चार्ट्स पे, बट अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि बॉटमिंग आउट होने के बाद में जब यहाँ पे रिजल्ट्स डिलीवर करेगी कंपनी, तभी ये जो वापसी की जर्नी है ये स्टॉक हमें कवर करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे समझना। एज अ कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी की, तो कैंपस एज अ कंपनी इज अ गुड कंपनी, इट्स ग्रोइंग एट अ गुड पेस। यहाँ पे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से भी यहाँ पे स्टॉक जो है एक हॉल्ट हुआ है स्टॉक प्राइस, वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। बट फॉरवर्ड लुकिंग अगर अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर होते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो है वो अच्छे पेस पे ग्रो कर सकती है। वैल्यूएशन वाइज करंट लेवल्स थोड़े से हायर एंड पर है, वो एक फैक्टर आपको समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने बहुत मेहनत करी है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में, एंड ये नया चैनल हम लोगों ने बनाया ही इस एम के साथ में कि हम आपके साथ में डिटेल में बिजनेस को डिस्कस कर सकें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको हाई वैल्यू कंटेंट डिलीवर करूं, वो मेरा यहाँ पर सपना है, वो यहाँ पर मेरा एम है, एंड उसी के लिए मैंने इस चैनल को चालू किया है। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना, उससे काफी ज्यादा मदद हमें यहाँ पर डेफिनेटली मिलती है। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइज लाइक दिस वन, एंड अपना प्यार इस चैनल पर बना के रखना।